नमस्कार स्टूडेंट। इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 4 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कि किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर का किन फिजिकल फैक्टर पर डिपेंड करता है, और फिर हम लोग ये देखेंगे कि रेजिस्टिविटी किसे कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम ये कहें कि फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ वायर डिपेंड, तो इसमें सबसे पहले जो आएगा वो होगा नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, नेचर ऑफ मटेरियल, इसका मतलब ये हुआ कि कंडक्टर जो है किस चीज़ से बना हुआ है, यानी कौन सा मटेरियल का बना हुआ है। दैट मीन्स ये है कि वो आयरन का बना हुआ है या गोल्ड का बना हुआ है या कॉपर का या एल्युमिनियम का या सिल्वर का। ठीक है, तो अलग अलग मटेरियल नेचर वाले कंडक्टर के पास रेजिस्टेंस जो है वो डिफरेंट होगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि किन कंडक्टर जो है किस चीज़ से बना हुआ है। एक और बात कि किसी का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है तो किसी का रेजिस्टेंस कम होता है। फॉर एग्जांपल के लिए जो गोल्ड होता है, गोल्ड का रेजिस्टेंस बिल्कुल ही कम होता है। ठीक है, वहीं अगर आयरन का बात किया जाए तो आयरन का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, और कॉपर, एल्युमिनियम, ये सब का जो रेजिस्टेंस है मॉडरेट होता है। इसलिए जब भी हम लोग कंडक्शन के लिए वायर यूज़ करते हैं तो उसमें या तो एल्युमिनियम का लेते हैं या तो कॉपर का लेते हैं, आयरन का कभी नहीं लेते हैं, क्योंकि आयरन का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। आप बोलोगे सर गोल्ड का तो नहीं, गोल्ड का तो बहुत कम रेजिस्टेंस होता है, तो फिर उसका यूज़ क्यों नहीं करते हैं? तो इसका आंसर तो आपके पास है, गोल्ड बहुत महंगा होता है। गोल्ड और सिल्वर सुपर कंडक्टर कहा जाता है। दैट मीन्स उसमें किसी प्रकार का एनर्जी का लॉस नहीं होता है, लेकिन वो बहुत महंगा होने के कारण उसका हम लोग कंडक्टर के लिए यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या देखें, नेचर ऑफ मटेरियल। तो नेचर ऑफ मटेरियल में हम लोग क्या लिखेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडक्टर हैव डिफरेंट resistance because they made by different materials। वो क्या होता है, डिफरेंट मटेरियल्स का बना होता है, इसलिए उसका रेजिस्टेंस भी अलग अलग होता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो वो आएगा टेम्परेचर पर। टेम्परेचर, ठीक है, तो वायर का जो रेजिस्टेंस होता है, दैट मीन्स कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा रहा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, टेम्परेचर कम रहा तो रेजिस्टेंस कम होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी वायर का जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका उस जगह का टेम्परेचर का। यानी ये जो आर हम लोग लिखेंगे, इसको आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका लिखेंगे, टेम्परेचर का। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी हो गया, एक फैक्टर हो गया रेजिस्टेंस का। अब थर्ड फैक्टर में अगर हम देखेंगे तो लिखेंगे लेंथ ऑफ द कंडक्टर। लेंथ ऑफ द कंडक्टर, इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वो डिपेंड करता है उस वायर का लेंथ पर। अगर किसी वायर का लेंथ ज़्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। वायर का लेंथ अगर कम है तो रेजिस्टेंस कम होगा। यानी अगर ज़्यादा लेंथ वाला वायर यूज़ करते हो तो उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉस होगा, और कम लेंथ वाले वायर यूज़ करते हो तो उसमें कम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉस होगा। अब इसका एक एग्जांपल समझिए जो कि आप घर में भी इस चीज़ को कर सकते हो या आप किए होंगे, कभी देखे होंगे। जैसे अगर मान लेते हैं मेरे पास एक बैटरी है, ठीक है, एक बैटरी है, एक बैटरी लिए हम, यहाँ पर एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। अब अगर मान लेते हैं हमको यहाँ पर इस बैटरी से पॉइंट ए पर एक बल्ब लगाना है। सपोज दैट यहाँ पर हम एक बल्ब लगाए हैं, ठीक है, एक बल्ब लगाए हैं, बल्ब लगाएं। अब इस बल्ब को हमको जलाना है इस बैटरी से, तो हम क्या करेंगे, इसका पॉजिटिव टर्मिनल और इसका नेगेटिव टर्मिनल से दो वायर ले जाके बल्ब को कनेक्ट करेंगे। यानी ऐसे करके कनेक्ट कर देंगे
तो ये बल्ब आपका जल जाएगा, ये बल्ब क्या हो जाएगा, जल जाएगा। ठीक है, जलने के बाद क्या होगा, इसमें लाइटिंग आएगा, बल्ब में क्या आएगा, लाइटिंग आएगा। इस लाइटिंग को आप देखिएगा, नोट कीजिएगा, अनुमान कीजिएगा। ठीक है, और इस वायर का लेंथ को आप मेज़र कर लीजिएगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इसी मटेरियल का इतना ही साइज का, मतलब इस जो दूसरा वायर लोगे, वायर का दो चीज़ सेम होना चाहिए कि वो उसी का मटेरियल का वायर होना चाहिए। दूसरा कि उसका जो थिकनेस है, यानी उसका मोटाई जो है पहले टाइम जो यूज़ किए हो उसी के उतना होना चाहिए। लेकिन अब इस बार आप क्या कीजिएगा, इस वायर का लेंथ जो है, इस वायर का जो लेंथ है काफ़ी ज़्यादा ले लीजिए और ऐसे घुमा घुमा के उसको यहाँ पर कनेक्ट कीजिए। तो ज़्यादा लेंथ ले लेंगे और उसको घुमा घुमा के कनेक्ट करेंगे तो अब इस बार पाइएगा ये कि इसका वोल्टेज कम, मतलब इसमें जो लाइटिंग है वो लाइटिंग आपका कम दिखेगा। ये चीज़ आप कभी भी अगर डेकोरेट करते हो लाइट का तो आपको देखने के लिए मिला होगा। जो लास्ट में लंबा वायर के जो लास्ट में जो बल्ब आप कनेक्ट करोगे उसमें लाइटिंग कम आएगा। उसमें लाइटिंग कम आने का रीज़न क्या है कि वायर आप लेंथ ज़्यादा लेने के कारण क्या है, उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा डेवलप हो गया है, जिसके कारण क्या है कि उसका लाइटिंग कम हो गया है। यानी अगर किसी भी वायर का अगर लेंथ को आप ज़्यादा करोगे तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, उसका रेजिस्टेंस आपका कम हो जाएगा। लेकिन एक कंडीशन क्या होना चाहिए कि उस जगह का टेम्परेचर सेम होना चाहिए और वायर का थिकनेस, दैट मीन्स मोटाई, और उसका नेचर भी सेम होना चाहिए। फिर आप एक बार एक्सपेरिमेंट किए तो फिर जैसे फर्स्ट टाइम किए तो लेंथ कुछ और था, नेचर कुछ और था मटेरियल, अब दूसरा टाइम जब लंबा वायर ले रहे हो तो वो भी सब कुछ चेंज हो गया। तो वैसे एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, सब कुछ सेम होना चाहिए, सिर्फ आपका लेंथ ज़्यादा होना चाहिए। उस कंडीशन में क्या होगा कि वायर का जो रेजिस्टेंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा उसका लेंथ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग ऐसे लिखेंगे कि वायर का द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए, कंडीशन ये होना चाहिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड सेम थिकनेस। थिकनेस क्या होना चाहिए, सेम थिकनेस भी होना चाहिए। ये कंडीशन अप्लाई होना चाहिए, नहीं तो फिर वो लागू नहीं हो गया। तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 कंसीडर कर लिए। अब हम लोग इसका फोर्थ फैक्टर जो देखेंगे वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। यानी इसका मतलब ये हुआ कि देखिए एक बात तो जान लीजिए कि क्रॉस सेक्शनल क्या होता है, इसको पहले जान लीजिए। जैसे सपोज दैट ये वायर है, ये मार्कर एक वायर है मेटल का बना हुआ, ऐसे कंसीडर कर लीजिए। तो इसका ये वाला जो भाग देख रहे हो, या आप इधर से देखिए, ये जो ब्लैक वाला दिख रहा है सर्कल टाइप का, इसको हम लोग बोलेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। तो अगर मान लेते हैं किसी वायर का ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा तो इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि ये मोटा होगा, और किसी वायर का अगर ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा तो वो वायर पतला होगा। यानी बात चला जाएगा इसके थिकनेस पर। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा तो थिकनेस इसका ज़्यादा होगा, और कम होगा तो इसका थिकनेस मोटा होगा, कम होगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर रेजिस्टेंस का बात करोगे तो ये जो रेजिस्टेंस होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया का। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ कि अगर वायर मोटा रहेगा तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा। अच्छा, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है कि वायर अगर मोटा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, वायर अगर पतला होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा? तो बहुत सिंपल लॉजिक है। देखिए, जब वायर मोटा हो जाएगा, ठीक है, तो इसके अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है जो करंट को फ्लो होने से रोकता है वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बना के रहने लगेगा। अगर ये मोटा हो जाएगा तो उसका डिस्टेंस ज़्यादा दूर हो जाएगा और जो चार्ज पार्टिकल आएगा वो आसानी से पार हो जाएगा। लेकिन ये अगर पतला रहेगा तो वही कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, नज़दीक आ जाएगा। तो जब वो चार्ज पार्टिकल मूव करते हुए आएगा तो वो सारा पार्टिकल से टकराएगा। तो वो टकराना मतलब क्या हो गया, उसका स्पीड
स्पीड को रोक देना, और उसका स्पीड को रोक देना का मतलब ही तो हुआ रेजिस्टेंस। तो इसीलिए जो पतला होता है ना उसके पास ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है, किसके कंपेयर में, जो मोटा होता है। हाँ, यहाँ भी एक कंडीशन होना चाहिए कि वायर का लेंथ सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक वायर इतना मोटा लिए हो, ठीक है, और ये अगर मान लेते हैं 10 इसका लेंथ अगर 10 मीटर है और इसका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया सपोज दैट मान लेते हैं 1 mm का है। अब दूसरा वायर आप ले रहे हो, दूसरा वायर आप अगर मान ले रहे हो 20 मीटर का, ठीक है, 20 मीटर का अगर ले लेते हो 20 मीटर का, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप ले लेते हो 0.2 mm का, ठीक है, 0.2 mm का। तो आप बोलोगे कि सर दोनों का तो रेजिस्टेंस सेम हो रहा है, वैसे बिल्कुल नहीं करना है, दोनों का लेंथ सेम लेना है। यानी ये भी 10 मीटर का लेना है, ये भी 10 मीटर का लेना है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो जो मोटा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा और जो पतला होगा उसका रेजिस्टेंस आपका ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ भी हम लोग क्या लिखेंगे कि रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, ठीक है। तो यहाँ भी हम लोग क्या लिखेंगे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड, यहाँ पर टेम्परेचर एंड क्या ले लेंगे, लेंथ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड लेंथ, और इसको हम लोग क्या कंसिडर कर लेंगे, इक्वेशन 2, ठीक है। अब अगर ये दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन करेंगे, ठीक है, अगर ये दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो क्या होगा देखिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो ये जो R है प्रोपोर्शनल हो जाएगा L/A का हो जाएगा। अब ये प्रोपोर्शनल का सिंबल अगर हम लोग यहाँ से रिप्लेस करेंगे तो इसके बदले में हमको एक इक्वल टू लगाना पड़ेगा और एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको हम लोग हटा के एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिखते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है वो रो होता है, और ये रो को हटाने के बाद इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ये। तो यहाँ पर लिखेंगे वेयर रो इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। और इसी को हम लोग बोलते हैं विच इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, इसी को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। अब यहाँ पर हम देखिए ये जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस लिखे हैं इसको हम लोग बाद में देखेंगे कि इसका नाम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्यों लिखा गया। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि ये रेजिस्टिविटी जो है एक प्रकार का वायर का रेजिस्टेंस ही है, लेकिन एक स्पेशल कंडीशन में। वो कंडीशन क्या होता है उसको भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग ये जानेंगे कि ये जो रेजिस्टिविटी होता है दैट मीन्स यहाँ पर जो हम लोग रो यूज़ किए हैं ऐसे करके, इसका अगर फॉर्मूला निकालेंगे तो ये रो इक्वल टू हो जाएगा RA/L हो जाएगा। तो यहाँ पर जो देखिए इसका ये एक फॉर्मूला बन के चला आ गया RA/L, ठीक है। अब अगर आपका ये कहा जाए कि इसका SI यूनिट क्या होता है तो इसका SI यूनिट देखिए, SI यूनिट क्या हो जाएगा, इसके लिए R के लिए SI यूनिट ओम होता है और इसका SI यूनिट क्या होता है, देखिए R के लिए ओम हो गया, इसके ये एक एरिया होता है तो इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, और यहाँ पर जो L होता है उसका लेंथ का यूनिट होता है मीटर। तो अगर इसको ये 1 मीटर को काटेगा तो ये क्या बन जाएगा आपका, ओम मीटर। तो ये जो रो है उसका यूनिट क्या बन के आ गया, ओम मीटर। एक बात याद रखिएगा कि कुछ क्वांटिटी ऐसा होता है कि उसका फॉर्मूला से ही उसका क्या निकल जाता है, SI यूनिट हो जाता है, निकल जाता है, ठीक है।
अब यहाँ पर एक बात को समझिएगा और उसको अच्छे से समझ लीजिए नोट में लिख के। क्या समझना है कि जिस तरह से रेजिस्टेंस वायर का एक्सटर्नल फैक्टर पर डिपेंड कर रहा था, दैट मीन्स फिजिकल फैक्टर पर डिपेंड कर रहा था, उस तरह से ये जो रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर होता है बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है। ये डिपेंड करता है वायर किस चीज़ का बना हुआ है, यानी वो मटेरियल ऑफ द वायर पर डिपेंड करता है। अगर मान लेते हैं मेरे पास दो वायर है, एक 10 मीटर, जैसे कि मेरे पास दो वायर है, सपोज दैट एक ये पेन का साइज का है और एक ये मार्कर का साइज का है, लेकिन दोनों ही अगर एल्युमिनियम का बना हुआ है तो दोनों का रेजिस्टेंस अलग अलग होगा, लेकिन दोनों का रेजिस्टिविटी क्या होगा, एक समान होगा, क्योंकि रेजिस्टिविटी फिजिकल फैक्टर दैट मीन्स इसका थिकनेस या इसका लेंथ पर डिपेंड नहीं करता है। रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है कि वायर किस चीज़ का बना हुआ है। यानी दुनिया में जितना भी वायर गोल्ड का बना हुआ है सबका रेजिस्टिविटी एक ही होगा, जितना भी वायर कॉपर का बना हुआ है सबका रेजिस्टिविटी एक ही होगा। यानी एक ही प्रकार का मटेरियल से बना हुआ वायर का रेजिस्टिविटी सेम होगा। चेंजिंग क्या रहेगा, तो उस वायर का रेजिस्टेंस। अगर आप ज़्यादा लंबा लोगे तो रेजिस्टेंस अलग होगा, ज़्यादा मोटा लोगे तो रेजिस्टेंस अलग होगा, लेकिन रेजिस्टिविटी उस वायर का हर एक के लिए सेम हो जाएगा अगर वो उसी मटेरियल का बना हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर, रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर depends on the internal property of the wire। इंटरनल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होना चाहिए, यहाँ पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है, ठीक है। और अगर इसको ज़्यादा आपको जानकारी लेना है तो फिर आपका 11-12 का फिजिक्स में देखना पड़ेगा, ठीक है। तो 10 तक अभी इतना समझ लीजिए कि जिस तरह से रेजिस्टेंस डिपेंड करता है वायर का, उस तरह से ये बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है। यानी गोल्ड का जितना भी बना वायर है सबके लिए ये सेम होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक और समझिए कि ये कैसा क्वांटिटी होगा, यानी स्केलर होगा कि वेक्टर होगा। तो हम ये बता देना चाहते हैं कि इसको डायरेक्शन से लेना देना कुछ नहीं है, यानी दूर दूर तक इसके डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका एक स्केलर क्वांटिटी होगा। दैट मीन्स क्या लिखेंगे हम लोग, इट इज अ स्केलर। ये भी क्या हो जाएगा, आपका एक स्केलर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो हम यहाँ पर लिखे हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसका मतलब को समझिएगा कि ये कब रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है। तो चलिए अब हम वो भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यहाँ पर लिख लेते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी स्पेशल कंडीशन में वो रेजिस्टेंस के बराबर होता है। तो देखिए रो का फॉर्मूला हम लोग देख लिए, RA/L होता है। तो सपोज दैट, यानी इफ़ अगर हम ऐसा कंसीडर करते हैं A = 1 मीटर स्क्वायर ले लेते हैं, यानी किसी वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया हम लोग कितना ले लिए, 1 मीटर स्क्वायर, और उस वायर का लेंथ को यानी L को हम ले लिए 1 मीटर। तो ज़रा सोचिए, अगर एक वायर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर है और उसका लेंथ भी 1 मीटर है, तो वो वायर किस तरह से दिखेगा, एक आपको क्यूब जैसा दिखेगा, यानी एक क्यूब बन जाएगा, ठीक है। एक क्यूब किस तरह से बन जाएगा, देखिए इस तरह से एक क्यूब बनेगा, इस तरह से एक क्यूब बन जाएगा, और उस क्यूब का लेंथ भी क्या होगा, आपका 1 मीटर, और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी क्या हो जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि इसका ये वाला भाग कितना हो जाएगा, आपका 1 मीटर स्क्वायर का, इसका जितना भी फेस है कितना बन जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर का। तो अगर ये 1 मीटर स्क्वायर का बन जाएगा, इसका मतलब इसका लेंथ भी कितना हो जाएगा, आपका 1 मीटर हो जाएगा, और यहाँ पर जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल है ये हो जाएगा आपका 1 मीटर स्क्वायर का। तो इस कंडीशन में ये क्या बन जाएगा, एक
क्यूब बन जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर देखिए इसके अंदर क्या, सपोज दैट मान लेते हैं हम ऐसे लिए कि कॉपर का ही इस तरह का एक टुकड़ा ले लिए, ठीक है। अब हम लोग क्या किए, इससे अगर मान लेते हैं हम अगर करंट फ्लोइंग करवाएंगे, यानी बैटरी से अगर हम लोग कनेक्ट कर देंगे, बैटरी हम लोग एक ऐसा बैटरी बनाएंगे, इस बैटरी से अगर हम कनेक्ट करेंगे, अगर इस बैटरी से कनेक्ट करेंगे, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ से करंट फ्लोइंग होगा, और करंट फ्लोइंग जो होगा तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा कितना हो जाएगा, देखिए, यानी इसका रेजिस्टेंस उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, तो सारा चीज़ अगर हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 और ये भी हो जाएगा 1 और ये इक्वल टू हो जाएगा RA। यानी इस कंडीशन में इसका जो रेजिस्टेंस है, वायर का जो रेजिस्टेंस, यानी ये जो क्यूब शेप का जो हम कंडक्टर लिए हैं, इसका जो रेजिस्टेंस है उस कंडक्टर का रेजिस्टिविटी के बराबर हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि इस वायर का रेजिस्टिविटी इस कंडीशन में क्या हो गया, रेजिस्टेंस के बराबर हो गया। इसीलिए हम लोग बोलते हैं इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, क्योंकि इस कंडीशन में ये रेजिस्टेंस के बराबर है। दैट इज वाई, है ना, दैट इज वाई कॉल्ड, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसीलिए हम लोग इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। दैट मीन्स इफ वायर हैव 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड लेंथ 1 मीटर, देन द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर आल्सो इक्वल टू रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर, ठीक है। इसीलिए दैट इज वाई इट इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। ये देखेंगे कि अगर मान लेते हैं किसी भी वायर का लेंथ को डबल कर दिया जाए तो उसका रेजिस्टेंस किस तरह से चेंजिंग होता है। तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन लिखे हैं, व्हाट हैपन ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इफ लेंथ ऑफ द वायर बिकम्स डबल, है ना, इफ लेंथ ऑफ द वायर बिकम्स डबल। तो सपोज दैट कि मेरे पास एक वायर है इस तरह से, इतना लेंथ का, इतना लेंथ का एक वायर है, ठीक है, इतना लेंथ का एक वायर है, यानी इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम A कंसीडर करते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया को A कंसीडर कर लिए, और इसका लेंथ को, है ना, इसका लेंथ को हम L कंसीडर कर लिए, L, ठीक है, स्मॉल L कंसीडर कर लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, और इसका रेजिस्टिविटी, सपोज दैट ये कॉपर का ही बना हुआ है, मान के चलिए ये कॉपर का बना हुआ है, जिसका रेजिस्टिविटी जो है रो है, जिसका रेजिस्टिविटी रो है, तो हर एक कॉपर वायर का रेजिस्टिविटी क्या होगा, उतना ही होगा। यानी ये क्वांटिटी आपका नो चेंज होगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा जब तक आप वायर को चेंज नहीं करते हो, यानी दूसरे नेचर वाले वायर को नहीं लाते हो, ये चीज़ चेंजिंग नहीं होगा। तो अब यहाँ पर देखिए इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस इस कंडीशन में हो जाएगा आपका R, इसको R1 कंसीडर करते, सपोज दैट यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होगा वो हो जाएगा आपका रो और यहाँ पर हो जाएगा रो और L/A होगा, रो क्या हो जाएगा, रो इंटू L/A। इसको हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, इक्वेशन 1। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको डबल करना है, वायर का लेंथ को डबल करना है। अगर मेल्ट करके, सपोज दैट वायर का लेंथ को मेल्ट करके हम डबल कर देते हैं, तो अगर वायर का लेंथ को मेल्ट करके डबल करेंगे, व्हेन वायर becomes double length, when wire becomes double length, डबल लेंथ, इसका लेंथ को अगर हम लोग डबल कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, वायर्स लेंथ बिकम्स डबल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मान लेते हैं यहाँ पर ऐसे करके वायर का लेंथ को हम डबल कर दिए, ये वायर था, इसका लेंथ को हम क्या किए, मेल्ट करके डबल कर दिए। तो जब वायर का लेंथ को मेल्ट करके डबल करेंगे तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये जो थिकनेस है इसका 1/2 हो जाएगा, यानी ये वाला जो एरिया है आधा हो जाएगा, ये एरिया क्या हो जाएगा आपका, आधा हो जाएगा, और ये लेंथ क्या है, डबल हो जाएगा। तो ये तो बोल ही रहा है कि लेंथ डबल हो जाएगा, तो इसका लेंथ आपका
2L हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जो रेजिस्टेंस आएगा उसको अगर हम R2 बोलते हैं, यानी न्यू रेजिस्टेंस अगर R2 बोलते हैं, तो यहाँ पर रो में तो कोई चेंजिंग नहीं होगा और इसका L के जगह पर हम लोग लिखेंगे 2L और R के जगह क्रॉस सेक्शनल एरिया के जगह लिखेंगे A/2 लिखेंगे। तो A/2 लिखेंगे तो अब यहाँ पर देखिए ये क्या बन गया आपका, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो रो और यहाँ पर हो जाएगा L और यहाँ पर हो जाएगा आपका A। और इसको अगर वापस हम देखिए इक्वेशन 1 में अगर इसका वैल्यू को पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 से, तो ये R2 इक्वल टू हो जाएगा आपका 4 × R1। इससे ये समझ में आया कि अगर हम लेंथ को डबल करेंगे तो नया जो रेजिस्टेंस बनेगा वो पहले वाले रेजिस्टेंस का 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो लेंथ को डबल करने पर क्या होगा, रेजिस्टेंस 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, अब हम लोग रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर से रिलेटेड हम लोग एक न्यूमेरिकल करेंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसका कंसेप्ट को भी समझना चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिया है, लेकिन अब इसका कंसेप्ट को आप अगर नहीं समझोगे तो एग्ज़ाम में आप नहीं बना पाओगे। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है अ कॉपर वायर हैज़ अ डायमीटर 0.5 mm and resistivity 1.6 into 10 to the power minus 8 ohm meter. What will be length of this wire to make its resistance 10 ohm? ये कह रहा है कि अगर हम लोग को रेजिस्टेंस इस वायर का 10 ओम बनाना है तो वायर का लेंथ कितना होगा। तो देखिए, और इसमें एक और क्वेश्चन है कि हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ़ डायमीटर इज़ डबल, और फिर अगर डायमीटर को डबल कर देंगे तो फिर रेजिस्टेंस में क्या होगा। तो इसका पहला पार्ट को बनाते हैं। तो इसका पहला पार्ट में क्या दिया है, गिवन है, क्या क्या गिवन है इसको पहले लिखेंगे। तो सबसे पहले डायमीटर दिया हुआ है 0.5 mm। तो 0.5 mm का मतलब अगर हम लोग इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले तो आप इसको पॉइंट में हटा लीजिए, तो यहाँ पर 10 आएगा, और mm का मतलब होता है 10 टू दी पावर -3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5/10 इंटू 10 टू दी पावर -3 मीटर। अब इसका कैलकुलेशन कर कीजिएगा तो ये घट जाएगा, ये आएगा आपका 1/2 इंटू 10 टू दी पावर -3 mm। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे दूसरा चीज़, अच्छा हाँ एक और बात, तो यहाँ पर जो वायर हम लोग यूज करते हैं, सपोज दैट ये वायर है, तो वायर का जो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है ना, वो आपका एक सर्कुलर पार्ट होगा। ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना, ये आपका सर्कुलर होगा। तो अगर ये क्रॉस सेक्शनल एरिया सर्कुलर होगा तो इसका एरिया निकालने के लिए आपको क्या दरकार होगा, रेडियस का। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या निकाल लेंगे, रेडियस। तो जब रेडियस निकालेंगे r, तो ये रेडियस कितना हो जाएगा 1/2, और इसके नीचे 2 लगाएंगे, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर -3 mm। दैट मीन्स कितना हो जाएगा 1/4 इंटू 10 टू द पावर -3 mm। ठीक है, ये सॉरी 10 टू द पावर 3 मीटर हो जाएगा। अब सेकेंड जो दिया हुआ है रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी जो है आपका, रेजिस्टिविटी कितना है, रेजिस्टिविटी जो दिया हुआ है वो रो इक्वल टू है आपका 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर। तो ये ठीक है, प्रॉपर यूनिट में दिया हुआ है। दूसरा जो क्या है, रेजिस्टेंस R जो दिया हुआ है वो दिया है 10 ओम, ये भी प्रॉपर यूनिट में दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, वो फॉर्मूला यूज़ करेंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो देखिए यहाँ पर ये जो फॉर्मूला होता है RA, देखिए इसको मिटाते हैं हम, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, ये हो गया गिवन, हो गया यहाँ पर गिवन। तो यहाँ पर अब हम लोग जो लिखेंगे रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, RA/L हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पर रो इक्वल टू RA/L, या तो आप इसको ऐसे लिखिए R इक्वल टू,
या सॉरी इसी से निकाल लेंगे। तो अब हम लोग को यहाँ पर निकालना क्या है, यहाँ पर हम लोग को निकालना है लेंथ ऑफ द वायर, यानी ये निकालना है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे ना, एल निकालते हैं तो ये हो जाएगा आर ए और यहाँ पर आपका हो जाएगा रो। तो आर के जगह हम लोग लिखेंगे 10, इसके जगह पर देखिए एक और बात, हाँ यहाँ पर अगर मान लेते हैं हम एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इक्वल टू हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर। तो पाई के जगह हम लोग, पाई के जगह अब चाहे तो लिख सकते हो 3.14। कैलकुलेशन में यहाँ तो आपको कैलकुलेटर का थोड़ा सा हेल्प लेना पड़ेगा, लेकिन आपको एग्ज़ाम में कैलकुलेटर का परमिशन नहीं देगा, आपका कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग ये ले लिए, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग 1.4 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हो गया 314 इंटू 1/16 इंटू 10⁻⁻6 हो गया, ठीक है, इतना मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर आप क्या कीजिए, इस पॉइंट को हटा के नीचे 2 जीरो लगा दीजिए और ये 2 जीरो फिर वहाँ पर वापस लगा दीजिए। तो ये हो जाएगा 314/16 इंटू 10⁻⁻8 मीटर स्क्वायर हो जाएगा ये। तो एरिया ये निकल गया। अब रेजिस्टेंस ये हो गया, एरिया कितना हो गया 314/16 इंटू 10⁻⁻, आपका हो जाएगा 8 हो गया, ठीक है। और इसको हम लोग को डिवाइड करना है रो से, तो रो का भी वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है। रो का वैल्यू कितना है, रो का वैल्यू है, देखिए रो का वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻8, 1.6 इंटू 10⁻⁻8। तो ये देखिए ये और ये कट गया है ना, ये और ये कट गया। अब यहाँ पर देखिए ये वाला टर्म यहाँ पर आ जाएगा, यानी 10 इंटू 314 और यहाँ पर चला जाएगा आपका 1.6 इंटू 16, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर देखिए अब क्या करना है, ये अगर पॉइंट हटेगा तो एक और जीरो आ जाएगा, ठीक है, एक और जीरो आ जाएगा तो ये हो जाएगा 31400 और यहाँ पर आ जाएगा 16 इंटू 16। आप इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा 122.7 मीटर, यानी वायर का लेंथ कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 72 आ जाएगा, 72 मीटर आ जाएगा आपका वायर का लेंथ, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन में एक और पार्ट था कि अगर वायर का लेंथ को डबल कर दिया जाए तो इसका रेजिस्टेंस में क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। तो अगर वायर का लेंथ को डबल करेंगे, यानी अभी इतना है, अब वायर का लेंथ का क्या कर देंगे, देखिए डबल, व्हेन लेंथ ऑफ वायर इज डबल, व्हेन लेंथ, ये क्या आ गया आपका एल आ गया, लेंथ ऑफ वायर बिकम्स डबल, क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, बिकम्स डबल। तो अब जो डबल हो जाएगा तो उसका लेंथ कितना हो जाएगा, अब जो लेंथ होगा 2 इंटू 122.72 मीटर हो जाएगा ये। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 4 फिर 5 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, यानी 245.44 ये लेंथ हो जाएगा, न्यू लेंथ, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एल तो है, हम लोग को क्या निकालना है, आर निकालना है, याद की रखिए। अब हम लोग को इस बार क्या निकालना है, आर डैश यानी R1 निकालना है, ठीक है। और ये रो कितना दिया हुआ है, रो तो हम लोग को दिया है हुआ इतना दिया है, ऐसे करके ओम मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग फिर से क्या करेंगे, यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे फिर से, यानी इस बार हम लोग को आर निकालना है ना, तो आर इक्वल टू हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे रो एल बाई ए, क्योंकि ए तो देखिए ए तो वही है, अब लेंथ को डबल करना है, यानी दूसरा वायर को लाके फिर से लेंथ उसका डबल कर देना। तो जब आप लेंथ को डबल कर दोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए रो का वैल्यू वही रहेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻8, एल का वैल्यू अब इस बार हो जाएगा आपका 245.44 हो जाएगा। और यहाँ पर ए का वैल्यू हम लोग कितना लिखेंगे, ए का वैल्यू हम लोग का हो जाएगा 314, यहाँ पर 16 और 10⁻, इस बार फिर -8 हो जाएगा। तो फिर अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये कट जाएगा, ठीक है, ये कट जाएगा,
ये ऊपर चला जाएगा नीचे वाला, तो यहाँ पर हो जाएगा 1.6 फिर 16 इंटू 24544 और यहाँ पर जो होगा 314, ये हो जाएगा ओम। इसको आप सॉल्व कीजिएगा, जो वैल्यू आएगा वही उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये था रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का एक एग्जाम्पल कि कैसे हम लोग रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दिया हुआ रहता है तो कैसे हम लोग लेंथ फाइंड करते हैं और कैसे हम लोग रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। ठीक है।